नंद वंश के विनाशकर्ता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो चाणक्य के संबंध में हम लोगों ने ये देखा कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। आर्थिक दृष्टिकोण से हम राजनीतिक विचारों को देखते हैं। जीवन परिचय के संबंध में बहुत मतभेद है और कहीं भी स्पष्ट रूप से ये लिखा नहीं हुआ है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि वास्तव में इनका जन्म जो है तक्षशिला का है। जबकि कुछ लोग मानते हैं कि पंजाब के चणक क्षेत्र में हुआ था, कुछ लोग मानते हैं कि दक्षिण भारत से ये थे। कोचीपुरम के द्रविड़ ब्राह्मण थे और ये तीर्थाटन के लिए काशी बनारस की तरफ आए थे और यहाँ पे इनकी पुत्री गुम हो जाती है। इस कारण ये वापस नहीं जाते हैं और उसकी तलाश और अन्य चीज़ों पर इधर ही रह जाते हैं। और बाद में इनकी मुलाकात घनानंद से होती है। घनानंद के द्वारा अपमानित किए जाते हैं, फिर अपनी चुंडी कस लेते हैं और कहते हैं कि मैं समाप्त कर दूंगा तुम्हारा ये पूरा का पूरा राज्य और अपना नया राजा बनाऊंगा। कहता है मैं ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण के पास इतनी ताकत होती है कि वो अपने पालन करता राजा का निर्माण खुद करता है और मैं ऐसा राजा का निर्माण करूंगा जो हमारा पालन करता होगा। और इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की जो बात है, जो कहानियां हैं, वो हम देखते हैं। लेकिन बड़ा मतभेद है, चाणक्य कितना बड़ा था, कितना छोटा था। अब यहाँ पे सुब्रमण्यन साहब हैं, ये कहते हैं कि चाणक्य तक्षशिला क्षेत्र का ही निवासी था, क्योंकि युवा चाणक्य की भेंट सिकंदर से हुई थी और सिकंदर का आक्रमण अक्सर तक्षशिला क्षेत्र में ही हुआ था, इसलिए ऐसा ये मानते हैं। उस समय सिकंदर के समय भारत में जो शासक थे, वो शासक था वो घनानंद था। नंद वंश का शासन था और इन्होंने नंद वंश का अंत करके मौर्य वंश की स्थापना कराने का श्रेय किसको जाता है? चाणक्य को ही जाता है। चाणक्य ही मौर्य वंश के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। अब चाणक्य के संबंध में और भी चीज़ें हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। जैसे सुब्रमण्यम साहब ने ये कहा कि मैक्सिमम अभियान सिकंदर के तक्षशिला क्षेत्र में चले, इसकी भेंट भी हुई थी, इसलिए ऐसा मानना उचित होता है कि सिकंदर चाणक्य का जो निवास स्थान था वो क्या था? वो तक्षशिला क्षेत्र था। ठीक, ऐसा माना जाता है कि इनके पिता बड़े गरीब ब्राह्मण थे। अक्सर ब्राह्मण गरीब ही होता है, नहीं ऐसा आज तक हमने पढ़ा नहीं साहित्यों में कभी कि एक अमीर ब्राह्मण रहता था, नहीं, एक गरीब ब्राह्मण रहता था। देखो, कहा भी जाता है कि लक्ष्मी और सरस्वती एक जगह नहीं रहती। अब ब्राह्मण किसका पुजारी था? सरस्वती का। इसलिए ब्राह्मण से हमेशा कौन दूर रहा? लक्ष्मी। बावजूद इसके शोषण बहुत किया ब्राह्मणों ने, नहीं पता नहीं शोषण कौन सा किया, लेकिन शोषण किया जरूर। इतने दिन से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो ब्राह्मणों ने शोषण किया होगा। किया नहीं होगा तो पता कैसे लगता होगा कि शोषण हुआ है ना? तो हाँ, कहा जाता है हमारे यहाँ कि जिसके पास सरस्वती होती है वो लक्ष्मी ले ही लेता है, चाहे उसकी हो चाहे न हो। तो सरस्वती को ज्यादा महत्व दिया गया है हमारे यहाँ अपेक्षाकृत लक्ष्मी के। वेस्टर्न और ईस्टर्न में यही तो अंतर है। वेस्ट में, पश्चिम में लक्ष्मी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? और ईस्ट में सरस्वती ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए दुनिया में सारा जो अर्थ जगत है वो सेंट्रलाइज है पश्चिम में, और सारा जो ज्ञान जगत है वो पूरब में। हम लोगों ने नहीं कहा कि हम विश्व के सबसे अमीर हैं, हम लोगों ने कहा हम विश्व गुरु हैं। तो सोच लो, तो मानसिक रूप से आज भी हम बड़े, तो हम अपने को हमेशा से सरस्वती के उपासक के रूप में अपने को बड़ा करते रहे हैं। और लक्ष्मी कहीं भी हो, सरस्वती के माध्यम से उपभोग किया जा सकता है। बाकी लक्ष्मी रहती नहीं सरस्वती वाले के पास। क्यों नहीं रहती? क्योंकि सरस्वती वाला कंजूस हो जाता है, हर चीज की गणना करने लगता है ना। और वहीं जो केवल लक्ष्मी वाला है वो गणना नहीं करता, क्योंकि लक्ष्मी का स्वभाव चंचल है और सरस्वती स्थायी हैं। लक्ष्मी इसीलिए सरस्वती के पास नहीं रुकती कि कहीं हमारे मूल गुण का ह्रास न हो जाए,
कहीं लक्ष्मी को भी स्थायी न बना दे कौन? सरस्वती वाला। इसलिए हमेशा दूर भागती है लक्ष्मी किससे? सरस्वती वाले से, है ना। अब हम लोगों को लक्ष्मी कहाँ मिलती? हाँ, इतना सरस्वती के उपासक हैं, लक्ष्मी नहीं मिलती। ऐसा लगता होगा आप लोगों को कि लक्ष्मी मिलती है, वो तो हम लोग जितनी लक्ष्मी है उतनी लक्ष्मी का इतना सदुपयोग करते हैं कि सामने वाले को लगता है कि क्या कमाल का जीवन है सर लोगों का। नहीं, सारा भोकाल सेट है सर लोगों का। पैसा नहीं होगा तो बिना पैसे के भी भोकाल सेट होता है, पता है? ये जितने आपको शिक्षक दिखते हैं भोकाली वाले, ये सबका सरस्वती से प्रबंधन सेट है बस। वो भी सरस्वती से प्रबंधन सेट है। आपको क्या लगता है? दिव्यकीर्ति सर, दिव्यकीर्ति सर के सोना बरसता है। हर महीने पूरा खर्चा कैसे टीचरों का दे पाए, स्टाफ का दे पाए, वो वही समझते हैं। कितना बड़ा लोन उठाया होगा वो उन्हीं से जाके पूछो, है ना। तो सब लोग मस्त रहते हैं, हर टीचर आपको मस्त दिखता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं टीचर ही बन जाए, है ना, कि बड़ा पैसा कमाते होंगे। ठीक, बस हमने कहा ना कि जो सरस्वती वाले हैं ये लक्ष्मी का ऐसा प्रबंधन करते हैं कि लक्ष्मी भी सोचती है कि मेरा स्वभाव चंचल है, लेकिन ये जो है ये मेरा स्वभाव चंचल में स्थायित्व न डाल दें, इसलिए भाग खड़ी होती। मूर्खों के पास लक्ष्मी जाती है। नेता देखो, बोलने का ढंग नहीं, पैसा न गिन पाए, लेकिन पैसा बरसता है ना। लक्ष्मी को पता है इसके पास जाएंगे तो घूमने का मौका रहेगा, यहाँ से वहां, वहां से वहां हो सकते हैं। और कहीं टीचर के पास चले गए तब ये ऐसे रोक लेगा, फिर ऐसे ऐसे प्रबंधन करेगा। 3 बार, पहले तो लोग जीभ से भी लगा के 3 बार देख लेते थे, अच्छा नहीं तो चलो कोई बात नहीं, ये तो बात हो गई, बस ऐसे ही। चाणक्य के पास सरस्वती थी। चाणक्य ने कहा था कि मैं अपना पोषक राजा खुद बना लूंगा, और चाणक्य ने इस पे काम किया। और इन्होंने एक छोटे से बालक को, जिसके अंदर इन्हें पोटेंशियल दिखा, उस बालक को अपने संरक्षण में लिया, उसकी पूरी ट्रेनिंग करी, उसका पूरा प्रबंधन किया, और फिर उसको शासक बनाया। ऐसा शासक जो चक्रवर्ती सम्राट माना गया और जिसका प्रबंधन अलग ढंग का था। और उसी शासक के अंतर्गत खुद प्रधान सेनापति के रूप में इन्होंने काम किया। और प्रधान सेनापति के रूप में काम करते हुए इन्होंने आचार्य के पद को भी सुशोभित किया। एज ए प्रधान सेनापति के रूप में इन्होंने नेतृत्व किया, और प्रधान सेनापति के रूप में पूरे राज्य की एक मजबूत सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित की, और उसका पूरा प्रशासन का जो स्ट्रक्चर है वो स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? कौटिल्य को। इसके अलावा इंटरनेशनल सिस्टम हमारे कैसे चलेगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे चलेंगे, हमारे गुप्तचर विभाग कैसे काम करेंगे। आज जब हम रॉ और आईबी की कल्पना करते हैं तो रॉ आईबी को वास्तव में स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? कौटिल्य को जाता है। तो गुप्तचर प्रणाली के माध्यम से पूरे शासन प्रशासन को निष्पक्ष रूप से बिना किसी विभेद और बिना किसी भ्रष्टाचार से चलाने का जो श्रेय जाता है वो कौटिल्य को जाता है। कौटिल्य के प्रशासन के संबंध में, राजनीति के संबंध में जो सोच, जो दूरदर्शिता थी वो बहुत कमाल की थी। और चाणक्य ने इसे अपने पुस्तकों में, अपने द्वारा लिखित चीज़ों में जगह भी दिया। इसीलिए बार बार हम लोग चाणक्य नीति की बात करते हैं। जब राष्ट्र नीति की बात आती है तो बहुत बार लोग कहते हैं कि राष्ट्र नीति में चाणक्य नीति हो तो मजा आ जाए। जब व्यवहार नीति की बात होती है तब पर भी किसको आदर्श माना जाता है कि व्यवहार भी चाणक्य नीति के अनुसार करना चाहिए। किसी भी विश्वासी पे कभी इतना विश्वास न करो, किसी विश्वासी पे कभी इतना विश्वास न करो कि वो आपके विश्वास का दुरुपयोग करना शुरू कर दे, है ना। इसीलिए चाणक्य नीति कहते हैं व्यवहार में कि जो बात आप अपने दुश्मन को नहीं बताना चाहते वो बात आप कभी अपने मित्र को न बताएं, है ना। जो बात आप अपने दुश्मन को नहीं बताना चाहते वो बात कभी मित्र को भी ना बताएं। मित्र कब शत्रु होगा कोई भरोसा नहीं है, और जब वो शत्रु होगा तब आपकी कमियां उसे मालूम होगी, तो फिर वो आपको समूल नष्ट करने में समर्थ होता है। कोई भी व्यक्ति तब तक मजबूत होता है जब तक उसकी कमियां दूसरे नहीं जानते, और जिस दिन आपकी कमी दूसरे जान लेंगे उस दिन से आपकी मजबूती क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। चाणक्य कहते हैं किसी राजा का राजकोष कितना भी कमजोर हो,
लेकिन उस राजकोष का कमजोरी के दो लोगों को पता नहीं लगना चाहिए, ना अपनी प्रजा को और ना ही पड़ोसी राजा को। अपनी प्रजा को भी अगर पता लगा तो प्रजा भी राजा से विश्वास करना कम कर देगी, और पड़ोसी राजा को पता लगा तो पड़ोसी राजा तो हर प्रकार के षड्यंत्र को करने में आगे आ जाएगा। इसलिए अपनी कमजोरी कभी भी किसी दूसरे को न बताएं। अक्सर हम कहते हैं भाई मित्र है मित्र को बता दें, लेकिन क्या कोई शाश्वत मित्र है? अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, अगर कोई शाश्वत मित्र है तो वो आपका पिता, आपकी माता, और कोई शाश्वत मित्र है? इनके अलावा आपका कोई मित्र नहीं हो सकता। आपका अगर कोई शाश्वत मित्र है तो आप अपने माता पिता को मान सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई दुनिया में, संसार में कोई ऐसा संबंध नहीं है जो आपके शाश्वत पिता, शाश्वत पुत्र के रूप, शाश्वत पिता या शाश्वत मित्र के रूप में निभा पाए, सिवाय माता पिता के। ठीक, कोई नहीं, संसार में किसी का कोई नहीं है, ऐसा आप मान सकते हो अकॉर्डिंग टू चाणक्य। ठीक, अब आप कह दोगे अमरींद्र सर कह रहे थे कोई किसी का नहीं है, बहुतों ने बड़े बड़े संबंध निभाए हैं, तो अमरींद्र पांडे नहीं, कौन? अकॉर्डिंग टू चाणक्य, क्योंकि चाणक्य नीति की बात हो रही है। ठीक है, तो चाणक्य के संबंध में बहुत चीजें बहुत ढंग से देखने को मिलती है। चाणक्य नीति दुनिया में आदर्श मानी जाती है, विश्व में आदर्श मानी जाती है। चाणक्य के द्वारा जो लिखी गई किताब है अर्थशास्त्र, उसे भी जो बड़े अच्छे राष्ट्र हैं वो राष्ट्रीय धरोहर के रूप में उन्होंने अपने पास रख रखा है, क्योंकि इतना प्राचीन और इतना स्पष्ट संहिता कहीं पर मिलती नहीं है, इसलिए चाणक्य को इस रूप में हम लोग जानते हैं। नंद वंश के विनाशक के रूप में हम लोग इन्हें जानते हैं। इनकी रचना अर्थशास्त्र जो मौर्यकालीन समाज का दर्पण है। अगर मौर्यकालीन समाज आप देखना चाहें तो आपको क्या पढ़ना चाहिए? अर्थशास्त्र पढ़ना चाहिए। तक्षशिला से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। प्रमुख राजनीतिक विचार चाणक्य नीति के रूप में पाए जाते हैं। मुद्रा राक्षस के अनुसार असली नाम इनका विष्णुगुप्त, विष्णु पुराण, महाभारत, कथा सरित सागर आदि ग्रंथों में इनका नाम मिलता है, जो विष्णुगुप्त के नाम में इनका नाम मिलता है। अगर हम साहित्यकारों में देखें तो इनका नाम किस रूप में देखने को मिलता है? विष्णुगुप्त। बुद्ध घोष द्वारा बनाई गई एक विनय पिटक में भी चाणक्य का नाम आता है। ठीक, बुद्ध के समय में जो विनय पिटक लिखी गई उस विनय पिटक में भी चाणक्य का नाम आता है। इस प्रकार से एक प्राचीन व्यक्तित्व के रूप में हम चाणक्य को जानते हैं। अब चाणक्य को हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। चाणक्य शारीरिक रूप से बड़े बलिष्ठ थे। फोटो देखिए आप लोगों ने चाणक्य की, प्रधान सेनापति थे, इसलिए शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा बलिष्ठ थे। सभी प्रकार के शस्त्र विद्या, सभी प्रकार के शस्त्रों को चलाने में भी निपुण थे। शारीरिक बलवान बलिष्ठ होने के साथ साथ मानसिक रूप से भी उतने ही बलिष्ठ थे, है ना। इन्होंने अपना विवाह नहीं किया था और सारा का सारा जीवन किसके पे समर्पित कर दिया था? अपने उस उद्देश्य को पाने के लिए, और उसके बाद लोक कल्याण के लिए एक ऐसी शाश्वत व्यवस्था बना दिया जाए जिससे कि आने वाला भविष्य जो है वो इनके नक्शे कदम पे चल के एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर पाए। अच्छा, इनकी बेटी कहाँ से आई? अब हमने कहा ना कि इनके जीवन परिचय के संबंध में बहुत सारा उतार चढ़ाव है। अब जब हमने मान ही लिया कि इनका जन्म तक्षशिला में हुआ था तो बेटी वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। बेटी वाला कॉन्सेप्ट तब था जब इनका जन्म दक्षिण भारत में हुआ और ये तीर्थाटन के लिए आए और बेटी खो गई, है ना। लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट तो हमने माना नहीं। हमने कौन सा कॉन्सेप्ट माना? तक्षशिला वाला। और तक्षशिला वाले कॉन्सेप्ट में माने तो तक्षशिला वाला कॉन्सेप्ट जो आगे जाता है वो इनके किसी भी प्रकार के परिवार के संबंध में कोई सूचना, कोई जानकारी नहीं देता है, और उनका बस इतना मानना है कि ये एक गरीब ब्राह्मण में उत्पन्न हुए थे, इनके पिता एक गरीब ब्राह्मण थे। बाद में इन्होंने ब्राह्मण के जो कर्मकांड हैं उन्हीं कार्यों को इन्होंने अपनाया और अपनी शिक्षा दीक्षा की, और शिक्षा दीक्षा करते हुए उच्च शिक्षा के लिए तक्षशिला में भी इन्होंने अपने क्वालिटी के आधार पे, अपने गुण के आधार पे इन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण की और कर्मकांडों में लग गए, और ब्राह्मण के जो ज्ञान था वो ज्ञान वितरण में लग गए। इसी ज्ञान वितरण के दौरान तक्षशिला के आचार्य के दौरान इनके शिष्यों के द्वारा राजा के सामने कुछ बौद्धिक बातें की गई, और उसमें जब राजा ने उन्हें रोका
तो कौटिल्य ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन राजा के द्वारा कौटिल्य का अपमान किया गया। ऐसे में इन्हें लगा कि ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ है और ब्राह्मण चूंकि लोक कल्याण के लिए काम करता है, और ऐसे ब्राह्मण का अपमान करने वाला राजा राजा नहीं हो सकता। इसलिए इन्होंने अपमान का बदला लेने या लोक कल्याण के लिए लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रण लिया, और उसी प्रण को पूरा करने के लिए इन्होंने नंद वंश का अंत किया और एक लोक कल्याणकारी शासक के रूप में मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक, इनका भी प्रण प्लेटो के प्रण जैसा है। जैसे प्लेटो ने अपने समय में मूर्ख शासकों को देखकर अपने गुरु सुकरात की बातों को स्थापित करने के लिए प्रण लिया, और उसके बाद वो उस काम में लग गया और बहुत दिनों के बाद उसने उसको आगे भी बढ़ाया। आइडियल स्टेट की रचना भी उसने करने का प्रयास किया, पुस्तक भी लिखी। इसी तरीके से इनको भी तात्कालिक शासक मूर्ख दिखा और मूर्ख शासक के स्थान पर एक पढ़े लिखे बुद्धिमान और व्यवहारिक शासन की इन्होंने स्थापना का प्रयास किया। तो अगर पश्चिम से जोड़ें तो समय भी लगभग वही लगता है। प्लेटो के समय में जब अरस्तु बाहर भटक रहा था तब कौटिल्य भी यहाँ पर थे। अरस्तु और कौटिल्य एक टाइम के हैं, तो अरस्तु के टाइम पे प्लेटो भी था, तो प्लेटो से भी तुलना हो सकती है कौटिल्य की, और अरस्तु से भी तुलना हो सकती है। अरस्तु से तुलना इसलिए होती है क्योंकि अरस्तु सिकंदर का गुरु था, और जब सिकंदर भारत आया था तो उस टाइम पे कौटिल्य भी एक गुरु के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को आगे बढ़ा रहे थे और घनानंद के शासन के अंत करने की पूरी प्लानिंग कर रहे थे। तो कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि सिकंदर को वापस भेजने में सबसे बड़ा श्रेय कौटिल्य का है। सिकंदर के वापस जाने में सबसे बड़ा श्रेय कौटिल्य का है। ऐसा कहानियों में कहा जाता है कि जब सिकंदर ने अपना कैंप लगा लिया और सिकंदर अब पूरी तैयारी कर रहा था कि थोड़े दिन आराम करेंगे अपने सैनिकों के साथ और उसके बाद फिर भारत पे चढ़ाई करेंगे, क्योंकि सैनिक बहुत ज़्यादा थक चुके थे और इतना लंबी यात्रा, इतना लंबा जो मौसम की मार, ऊपर से लड़ाइयाँ करते हुए भारत आए थे, तो बड़ा सुहाना मौसम भी था। तो यहाँ पर अब इनको लगता था कि कुछ दिन स्वास्थ्य लाभ लेंगे, उसके बाद भारत पे चढ़ाई करेंगे। और भारत भी लड़ाई नहीं कर सकता क्योंकि बीच में नदी है। कौन सी नदी है? चिनाब, हाँ, किरावी, चिनाब। तो चिनाब जो बड़ी नदी है उससे इधर भारत भी नहीं आएगा और हम इधर सुरक्षित भी हैं, तो इसलिए वो आराम करने की सोचा। लेकिन कौटिल्य को लगा कि सिकंदर को अगर वापस न भेजा गया तो ऐसी स्थिति में एक बड़ी समस्या हो सकती है कि जो मेरी चुंडी है, जो बंधी हुई है प्रण के रूप में, कि मैं तभी खोलूंगा जब घनानंद का अंत कर लूंगा। और पता लगा कहीं सिकंदर ने घनानंद का अंत कर दिया तो हमारा अपना जो प्रण है, जो हमारा अपना शपथ है, वो तो ऐसे ही रह जाएगा, है ना। शपथ तो हमारी ऐसी ही रह जाएगी। इसलिए कौटिल्य ने ये प्रण लिया कि मैं पहले सिकंदर को वापस भेजूंगा, है ना। अगर कम इच्छा शक्ति के लोग होते और उन्होंने शपथ लिया होता कि वो घनानंद का अंत करेगा, तो वो सबसे पहला काम क्या करता? सिकंदर से जाके मिलता और सिकंदर को चढ़ाता कि खत्म ही कर दो। नहीं, लेकिन ऐसा काम कैसा हो जाता? तुच्छता पूर्ण कार्य हो जाता। और यही गलती हुई ना। देखो, आज हम कौटिल्य को बहुत ही सम्मान के नजरों से देखते हैं। यहीं पर एक दूसरा जयचंद है, यहीं पे दूसरा कौन है? जयचंद। इनको किन नजरों से देखते हैं? जो काम जयचंद ने किया वही काम कौटिल्य भी कर सकते थे। कौटिल्य भी अपने दुश्मन घनानंद के अंत के लिए सिकंदर को आमंत्रित कर सकते थे। यही काम जो जयचंद ने किया, और जयचंद ने किया तो पूरी पीढ़ी को 700-800 सालों तक भुगतना पड़ा। आज भी भुगत रहे हैं, 1000 साल से भुगत रहे हैं हम लोग। ऐसे ही कौटिल्य भी चाहता तो सिकंदर को आमंत्रित करता कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम सारे भेद खोलेंगे, आओ आक्रमण करो। लेकिन दूरदर्शिता और महापुरुषों की यही पहचान होती है कि वो अपने प्रण को अपने दम पे आगे बढ़ाते हैं, किसी तीसरे का सहारा नहीं लेते और आगे दूरदर्शिता रखते हैं। और सिकंदर को बुलाकर पूरी पीढ़ी को गुलाम बनाने का कोई चांस ही नहीं था कौटिल्य से। इसलिए कौटिल्य ने पहला प्रयास किया कि घनानंद चलो 10 साल और जी ले। लेकिन सबसे पहले ये सबसे बड़ी आफत क्या है? तो पहली बार अगर आप राष्ट्रवादी व्यक्ति ढूंढोगे पूरे इतिहास में, पहला कोई राष्ट्रवादी व्यक्ति अगर आप ढूंढोगे
राष्ट्र प्रेमी व्यक्ति अगर आप कोई ढूंढोगे तो वो आपको कौटिल्य मिलेगा, जिसने राष्ट्र को पहले रखा और अपने बदले को बाद में, नहीं, बदले को बाद में रखा, आत्म सम्मान को बाद में रखा, सबसे पहले उसने किसको रखा? राष्ट्र को। राष्ट्र गुलाम नहीं होना चाहिए, अपने झगड़े निपटाते रहेंगे लेकिन किसी बाहरी को इंटरफेयर करने नहीं देंगे। और पहला काम इन्होंने किया, सिकंदर को वापस भेजने के लिए जितनी भी जुगत हो सकती थी वो लगाया। क्योंकि इनकी चाणक्य के लिए कहा जाता है कि इनका गुप्तचर व्यवस्था बड़ी मजबूत थी, बाकी चीजें बड़ी मजबूत थी, दूरदर्शिता थी। तो ऐसे में कहा जाता है कि दुनिया में पहला बायो अटैक है ना, जैविक, दुनिया में पहला अगर जैविक हमला अगर हम देखें, जैविक हमला तो सिकंदर पे किया गया था, ऐसा माना जाता है। सिकंदर को बीमारी लगी नहीं थी या उनके सैनिकों में कमजोरी, वीकनेस आई नहीं थी, बल्कि उनको वीक बनाने का काम किया गया। उनको जैविक रूप से उन्हें बीमार करने का काम किया गया। और पता था कि जब इसकी बीमारी लगेगी तो उसे यहां पर किसी न किसी वैद्य की जरूरत होगी। वैद्य भी किसका था? कौटिल्य का। वो वैद्य जो सिकंदर की बीमारी का इलाज कर रहा था, वास्तव में वो सिकंदर को धीरे धीरे मरने का, जिसको सॉफ्ट पॉइजन कहते हैं, कुछ ऐसा काम चल रहा था। सिकंदर ठीक तो हो रहा था लेकिन अंदर से और ज्यादा कमजोर हो रहा था। बाहरी बीमारी ठीक हो रही थी और आंतरिक रूप से खोखला होता चला जा रहा था, मानसिक रूप से कमजोर होता जा रहा था। दूसरा कि किसी भी सैनिक को अगर हराना है, किसी भी सेना को हराना है, तो सेना को हराने से पहले उनका मनोबल हरा दो, मनोबल तोड़ दो। तो बहुत सारे गुप्तचरों को ग्रामीणों की वेशभूषा में इन्होंने सैनिकों के बीच डाल दिया और उन गुप्तचरों का एक ही काम था कि वो ग्रामीण के रूप में वेशभूषा में सैनिकों से घुले मिले और सैनिकों का मनोबल तोड़े। तो वो बताया करते थे कि उस तरफ की जो सेना है वो बड़ी विशाल है, बड़ी महान है, दुनिया में कहीं की सेना से जीत सकते हो, यहाँ के सेना से नहीं जीत सकते, क्योंकि यहाँ के सेना में हाथी हुआ करते हैं। हाथी कुछ लोगों ने देखा भी नहीं था, फोटो भी नहीं देखी थी उनकी सेनाओं ने। तो ये बताने लगे कि ये जितना बड़ा तुम्हारा घोड़ा है, ये 15 घोड़े एक साथ जब लाओगे, 20 घोड़े एक साथ जब रखोगे, इतना बड़ा होता है हाथी। और हाथी के पैर तुम्हारे एक घोड़े के बराबर होते हैं। उनको ट्रेंड किया जाता है कि ये जितने भी इतने बड़े बड़े आदमी दिखते हैं, उनका ये जो सर होता है ये पट पट फूटता है। तो वो क्या करते हैं, हाथी सूंड से पकड़ के और पैरों से दबा दबा के फोड़ते हैं, ऐसी ट्रेनिंग दी गई है। तो ऐसा डरावना, ऐसा चीजें, और बताते थे 40,000 हाथियों का ग्रुप है और जिस पुल के माध्यम से आप उस तरफ जाओगे, उस पुल पर वो हाथी खड़े मिलेंगे उसके मुहाने पर। तो कैसे लड़ोगे? तो इस तरीके से मनोबल तोड़ने का भी काम जो था वो डाला जा रहा था। कहां पे? सैनिकों के बीच में, कि ये सैनिक कम से कम मनोबल तोड़े। और एक बार सेना हट गई पीछे, सेना डर गई और सेना हट गई तो अकेला सिकंदर क्या करेगा? सिकंदर के भी मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया गया। सैनिकों का मनोबल नहीं, सिकंदर का भी मनोबल तोड़ने का प्रयास किया गया। सिकंदर को दार्शनिक रूप से कमजोर करने का प्रयास किया गया कि उसके मन से ये निकल ही जाए कि ये विश्व विजय और ये लड़ाई झगड़ा सब क्या है, व्यर्थ है। और एक बार अगर उसके दिमाग में ये व्यर्थता चली गई तो ये कहीं न कहीं दार्शनिकता के रूप में ये वापस हो जाएगा, कहीं संत न बन जाए। तो ऐसा भी प्रयास किया गया। कुल मिला के इन्हें वापस भेजने की पूरी जुगत लगाने का प्रयास किया इनके द्वारा। एक ऐसा ही दार्शनिक व्यक्ति भेज दिया जाता है नदी के किनारे बालू में लेटने के लिए, नहीं, पकड़ लेते हैं उसके सैनिक, सब पकड़ के ले जाते हैं सिकंदर के पास और सिकंदर की सभा में उनको रखा जाता है और कहा जाता, पूछा जाता तुम कौन हो भाई? कहता है मैं बस ऐसे ही हूँ, मजे लेने के लिए सो रहा था वहां पे। लेकिन से कहाँ मानते सैनिकों ने कहा ये कोई गुप्तचर है, खुफिया है, बालू में गड़ा पड़ा था, हम लोगों ने देख लिया, पकड़ लाए। सभा लगती है सिकंदर की, नहीं, उसको पकड़ के बैठाया गया होता है। सिकंदर आता है, बड़ी सभा लगाती है सिकंदर आता है, लोग खड़े हो जाते हैं, वो बैठे ही रहता है। सिकंदर को थोड़ा गुस्सा आता है लेकिन वो तो अपना बिल्कुल शांत बैठा है। सिकंदर को लगता है इसको मारना ही होगा, फिर ऐसा ही कुछ है, गलत कुछ किया है इसने।
सिकंदर पूछा जाता तुम जानते हो मैं कौन हूं, कहता है नहीं जानता। नहीं, तब तो ईगो हर्ट हो जाता सिकंदर। कहता है मैं सिकंदर महान हूं, पूरा दुनिया मुझे जानती है क्योंकि मैं पूरा विश्व विजय पे निकला हूं और बस विश्व विजय करने वाला ही हूं। तो कहता है तो हम क्या करें? कहता है मैं पूरा विश्व विजय कर लूंगा। कहता है तब? कहता है राज करूंगा। कहता है फिर राज करोगे तब फिर कहता है आराम करूंगा। कहता है मैं क्या कर रहा था इतने देर से? मैं भी आराम ही कर रहा था नदी किनारे। ये तुम्हारे सैनिक बिना मतलब को उठा ले यार। दूसरी चीज, तुम इतना करके सब कुछ करोगे, इतना करने के बाद आराम करोगे। हम तो बिना कुछ किए आराम कर रहे थे, तो फायदा क्या है? और मान लो कोई तीर उर चुभ गई तब, अंधे हो गए तब, लंगड़े हो गए तब, हाथ कट गया तब, कहीं मर गए तब तो आराम का सपना आराम ही रह जाएगा। तो आराम करने के लिए इतना कुछ करने की जरूरत थोड़ी है। आराम करने के लिए बस आराम करने की जरूरत है, जो मैं कर रहा था। तो तुमसे ज्यादा अच्छा तो मैं हूं। तुम अभी भी भटक रहे हो और मैं अपने साध्य पे खड़ा हूं। सिकंदर ने कहा छोड़ दो भाई, इसको छोड़ दो। नहीं, फिर सिकंदर ने सोचने का प्रयास किया कि कह तो ठीक रहा, इतना सब कुछ करने के बाद करना क्या है? आराम, ऐसे ही आराम कर ले। सही कह रहा था। पर अंततः सिकंदर ने निर्णय लिया अब बस नहीं। फिर गुरु की याद आई कि अरस्तु ने कहा था कि जब आना उधर से एक दार्शनिक लिया है ना। नहीं, तो जब लौटना शुरू हुआ तो सोचा एक दार्शनिक लिए चलते हैं, कम से कम गुरु के लिए गुरु दक्षिणा तो ले चले। क्योंकि अरस्तु ने बड़ा सुन रखा था कि भारत में दार्शनिक लोग रहते हैं। और कभी भी अरस्तु या प्लेटो, जिनको आज हम लोग दार्शनिक कहते हैं, ये कभी अपने को दार्शनिक समझते नहीं थे, क्योंकि इन्होंने कोई दार्शनिक वाला काम नहीं किया भाई। लेकिन आज हम पढ़ते हैं महान दार्शनिक सुकरात, महान दार्शनिक प्लेटो, इनसे बड़े दार्शनिक थे। भारत का कोई व्यक्ति पकड़ लो दार्शनिक ही है। खैर तब पर भी सिकंदर ने कहा अच्छा दार्शनिक ले चलते हैं, घटिया मटिया सस्ता दार्शनिक नहीं ले चलते हैं। तो वो चला गया गांव में, ढूंढवाने लगा भाई कोई दार्शनिक है बताओ। तो एक ने कहा हाँ दार्शनिक तो है अपना। और कौन दार्शनिक होगा? उसके गांव का निकाला आदमी। जो उसके गांव का निकाला आदमी वही दार्शनिक होगा। यहाँ पे तो भारत में तो दार्शनिकों का यही हाल है। तो बताया कि वो दार्शनिक है, कहाँ मिलेगा? घर भर सोचोगे बड़ा होगा यहाँ पे, का घर भर नहीं है, ऐसे ही वो मिलेगा तुमको पहाड़ी के टीले के किनारे। सिकंदर को लगा होगा कमाल की बात है यार, इतना इंपॉर्टेंट आदमी हमारा गुरु मांग रखा है और यहाँ बता रहे हैं इनका घर नहीं उधर। तो हो सकता है उधर महल होगा, लग्जीरियस लाइफ बिला उला वाला जीता होगा, नहीं फार्म हाउस होगा। गया तो देखा है एक पत्थर के किनारे एक आदमी बिल्कुल अपना बैठा है फर्जी ऐसे ही। तो गया, उसके बाद पूछा कि क्यों तुम दार्शनिक हो? उसने देखा होगा, कहा होगा हाँ दार्शनिक है। कहा क्या काम है? कहा वो हमारे गुरु ने कहा एक दार्शनिक लिया ना। तो कहा अपने गुरु का बता दो, कुछ पूछना उछना हो तो बता दे, और बाकी जाने की बात तो नहीं रही। सिकंदर ने कहा तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं, मेरा आदेश सर्व स्वीकार होता है, नहीं तो उसका अंजाम बुरा होता है। उसने कहा अंजाम अंजाम की बात मत करो, बस नहीं जाना तो नहीं जाना। उसने तलवार निकाल ली, कहा 2 टुकड़े कर दूंगा। तो उसने कहा लो करो। 2 कदम और आ गया, मारो। सिकंदर समझ में नहीं, बहुत ढीठ आदमी है, कह रहा मारो काटो, अब तो कमाल ही हो रहा है। कहा गुरु ने कहा था दार्शनिक ले आना, तुमको मार दूंगा तो दार्शनिक ले कैसे जाऊंगा? उसने कहा तुम दार्शनिक ले ही नहीं जा सकते, दार्शनिक का मतलब यही होता है जो स्वतंत्र है, जो फ्री है। तुम गला ले जा सकते, दार्शनिक नहीं ले जा सकते। उसने कहा गुरु से क्या कहेंगे? उसने कहा ये घटना गुरु को बता देना, तुम्हारा गुरु समझ जाएगा दार्शनिक कौन है। दार्शनिक देखना चाहता है ना, उसको बात समझ में आ जाएगी कि दार्शनिक कौन होता है ना? दार्शनिक कौन होता है? जो फ्री है, जो स्वतंत्र है, जो बधा नहीं है, जो अपने मन का है, वो दार्शनिक है ना? तो क्या ले जा सकते हो? दार्शनिक ले जा सकते हो? नहीं, तुम सर ले जा सकते हो।
दार्शनिक अपने मन का है, इसलिए अपने गुरु को ये कथा बताना, गुरु समझ जाएगा कि गुरु को दार्शनिक मिल गया। ऐसी ऐसी चीज़ें सिकंदर से जोड़ के और कौटिल्य से जोड़ के ये चीज़ें हमारे यहाँ के लिए दिखी जाती है। तो बहुत महान दार्शनिक कौन? कौटिल्य। महान प्रशासक, महान सेनापति, महान ब्राह्मण और महान गुरु के रूप में हम देखते हैं किसको? कौटिल्य को, चाणक्य को। ये कभी भी, ये एकमात्र ऐसा व्यक्ति है दुनिया का जिसने आदर्श और व्यवहार दोनों को एक साथ किया, है ना? न कभी इन्होंने आदर्श से समझौता किया और ना ही कभी व्यवहार में चीजों को खराब होने दिया। एक पक्षी, आप चाहे जितने वेस्टर्न थिंकर्स देख लो, सब एक पक्षी हैं, या तो आदर्शवादी हैं या तो व्यवहारवादी हैं, दोनों नहीं हैं। ये एकमात्र ऐसा व्यक्ति है, आदर्शवादी भी है और व्यवहारवादी दोनों हैं, कौटिल्य। तो कौटिल्य के बारे में जितना कुछ किया जाए, जितना कुछ कहा जाए, सब क्या है? सब कम है। सारी की सारी चीजें जो हैं कम है। कौटिल्य से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर पहले प्रश्नों को थोड़ा सा देख लें तो हमें लगता है कि फिर जब पढ़ेंगे तो हमें आसान लगने लगेगा कौटिल्य। जैसे कौटिल्य से प्रश्न पूछे जाते हैं कि अपनी प्रजा की सुख शांति में ही राजा की सुख शांति का वास होता है, उसके कल्याण में ही राजा का कल्याण शामिल है। ये प्रश्न पूछा गया। तो जब हम लोग इसका राज्य सिद्धांत पढ़ेंगे और राजा के कार्यों को देखेंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में राजा का अपना कोई उद्देश्य नहीं होता, लोक कल्याण ही राजा का अपना कल्याण होता है। दूसरा है कि उनके मतलब अधिकारियों के गबन के तरीके 40 हैं, है ना? गबन के तरीके 40 हैं। केवल सहयोगियों की सहायता से ही शासन कार्य को सफलतापूर्वक किया जा सकता है, एक पहिया अकेला नहीं घूमता। मतलब ये बताते हैं कि शासन व्यवस्था एक व्यक्ति से नहीं चलता। शासन व्यवस्था के लिए मंत्री परिषद का होना जरूरी है, एक बड़ी व्यवस्था का होना जरूरी है और एक दूसरे के सहयोग से चीजें घूमती। लेकिन इस व्यवस्था में जो अधिकारी होते हैं, जिनके पास अधिकार होता है, उनके पास तरीके 40 होते हैं। इसलिए अधिकारों का अगर ज़्यादा से ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होगा, केंद्रीकरण की बजाय क्या होना चाहिए? विकेंद्रीकरण। तो उसमें भ्रष्टाचार को भी हम क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं और एक निष्पक्ष शासन व्यवस्था आगे चला सकते हैं। एक तीसरा प्रश्न है कौटिल्य से कि केवल भौतिक खुशहाली ही सर्वोच्च है, क्योंकि आध्यात्मिक लक्षण और जीवन धारणा के सुख भौतिक खुशहाली पर निर्भर करते हैं। ठीक, इसके पक्ष में हम नहीं जाएंगे, कौटिल्य की बात विपक्ष में भी इसके है। कौटिल्य और मैकियावेली के कुछ प्रमुख राजनीतिक विचारों की तुलना करें और समझाएं कि सामाजिक और व्यवहारिक विज्ञान के विकास में इन्होंने कैसे योगदान दिया। तो कौटिल्य की तुलना होती किससे? मैकियावेली। मैकियावेली को पश्चिम का चाणक्य कहते हैं और कौटिल्य को पूरब का मैकियावेली। कौटिल्य के राजनीतिक विचारों की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए तथा सरकार और राजनीति के समकालीन विचारों की उनकी प्राथमिकता क्या है जांच कीजिए। कौटिल्य और मैकियावेली में नैतिकता विरोधी थे, समझाइए। कौटिल्य द्वारा वर्णित राज्य के सप्तांग सिद्धांत की विवेचना कीजिए। कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित मंडल तथा षड्गुण नीति की विवेचना कीजिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को समझाइए। कौटिल्य का अर्थशास्त्र लोक प्रशासन का ग्रंथ है, स्पष्ट कीजिए। कौटिल्य की दंड नीति क्या है और कौटिल्य तथा प्लेटो में क्या समानताएं और असमानताएं हैं, तुलना कीजिए। कौटिल्य और मनु के विचारों की तुलना कीजिए। इतने प्रश्न आपके समक्ष आएंगे। किससे? कौटिल्य से। तो सबसे पहले कौटिल्य का राज्य सिद्धांत शुरू करते हैं। कौटिल्य का राज्य सिद्धांत। कौटिल्य को पश्चिम का चाणक्य कहा जाता है। सॉरी, मैकियावेली को पश्चिम का चाणक्य कहा जाता है। पश्चिम का चाणक्य, जैसे को जो मैकियावेली है उसको पश्चिम का चाणक्य कहा जाता है और कौटिल्य को पूर्व का मैकियावेली। ठीक, मतलब कौटिल्य जैसी बात करते हैं
वैसे मैकियावेली करता है। ठीक, कौटिल्य का राज्य सिद्धांत, कौटिल्य का राज्य सिद्धांत, कौटिल्य का राज्य सिद्धांत। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि कौटिल्य की राज्य की उत्पत्ति, राज्य की उत्पत्ति में कौटिल्य कैसा विचार देता है? समझौतावादी विचार देता है। कौटिल्य कैसे विचार देते हैं? समझौतावादी। इनका मानना है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है? समझौता से। मनु की कहानी थी, ऐसी ही कहानी किसकी थी? कौटिल्य की भी। कौटिल्य मानते हैं कि प्रारंभ में राज्य अराजक स्थिति में था। कैसी स्थिति में था? अराजक स्थिति में था, अराजक स्थिति में था। और प्रत्येक का प्रत्येक के साथ झगड़ा हो गया ना, प्रत्येक का प्रत्येक के साथ संघर्ष था, प्रत्येक का प्रत्येक के साथ संघर्ष था। लोग इससे निकलना चाहते थे, इसलिए लोगों ने मिलकर मनु को अपना राजा चुन लिया। लोगों ने मिलकर मनु को अपना राजा चुन लिया। ठीक, तो मनु को राजा किसने बनाया? लोगों ने। इसलिए राज्य की उत्पत्ति किससे होती है? लोगों के समझौता से। राज्य की उत्पत्ति किससे होती है? लोगों के द्वारा किए गए समझौते से। तो पहले राजा कौन थे? मनु। और मनु को राजा बनाया किसने? ईश्वर ने कि लोगों ने। तो जो जन संप्रभुता का अभी भी कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट मनु में भी दिखाई पड़ता है ना। मनु में भी कौन सी संप्रभुता का कॉन्सेप्ट दिखाई देता है? जन संप्रभुता। यद्यपि मनु का राजा निरंकुश हो सकता है, सॉरी कौटिल्य का राजा निरंकुश हो सकता है, सर्वे सर्वा हो सकता है, जैसा कि हॉब्स का था। हॉब्स ने भी समझौते की बात की थी। तो यहाँ पर जो कौटिल्य का राजा है, ये कभी कभी किससे मैच कर जाता है? पूरी स्टोरी, उत्पत्ति की स्टोरी हॉब्स से। उत्पत्ति की स्टोरी किससे मैच करती है? हॉब्स से। जैसे हॉब्स में हुआ था वैसे ही हॉब्स का राजा एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह में हो सकता था, कौटिल्य का भी राजा एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह से हो सकता है। ठीक है, तो मनु को अपना राजा चुन लिया, लोगों ने मनु को अपना राजा चुन लिया। इस तरीके से राज्य सिद्धांत में ये राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। अब अगर हम राजा की बात करें, यहाँ पर राजा की बात करें तो यहाँ पर निरंकुशता भी देख सकते हैं। निरंकुशता का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं कि कौटिल्य का राज्य जो है वो एक निरंकुश राज्य है ना, ऐसा हम देख सकते हैं। तो हम ये बताएंगे कि कौटिल्य का जो राजा है ये निरंकुश नहीं है, बल्कि ये जनप्रिय या लोकप्रिय शासन, जनप्रिय या लोकप्रिय शासन का स्वरूप है। जनप्रिय। निरंकुशता की जगह पे यहाँ पर उत्तरदायित्व वाला शासक है, उत्तरदायित्व वाला शासक है। और शासक संपूर्ण प्रशासन स्वयं नहीं बल्कि मंत्री परिषद के सहयोग से चलाता है, मंत्री परिषद के सहयोग से चलाता है। मतलब निरंकुशता का यहाँ पर क्या है? अभाव है। निरंकुशता का कॉन्सेप्ट नहीं है। आप मान सकते हैं कि यद्यपि कौटिल्य के राजा के पास सभी शक्तियां उपलब्ध हैं, बावजूद उन शक्तियों का उपयोग वो मनमाने ढंग से नहीं करता, बल्कि उसके सहयोग के लिए एक मंत्री परिषद होती है, जिस मंत्री परिषद के सहयोग से वो अपने क्रियाकलापों को आगे बढ़ाता है। ठीक, तो निरंकुशता का भाव खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं कि जो राजा का जो राज्य सिद्धांत है वो कैसा है। तो जब राज्य की संरचना की बात आती है,
राज्य की संरचना, क्या देखना है हमें? राज्य की संरचना। संरचना तो कौटिल्य भी मनु की तरह राज्य की संरचना में सप्तांग सिद्धांत का समर्थक है। सप्तांग सिद्धांत का समर्थक है। सप्तांग सिद्धांत का समर्थक है ना? सप्तांग सिद्धांत का समर्थक है। सप्तांग सिद्धांत की बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कौटिल्य भी वैसे ही 7 सिद्धांतों की बात करता है जैसे मनु कर रहा था, लेकिन इनके 7 सिद्धांतों का जो स्वरूप है वो थोड़ा अलग रूप में है। यहाँ ईश्वर के गुण नहीं है, बल्कि शरीर के जो अंगों के गुण हैं उससे हम राज्य के सावयवी सिद्धांत को देख सकते हैं। तो जब भी राज्य की संरचना की बात करें तो आप कह सकते हैं कि सावयवी संरचना, सावयवी संरचना की बात की किसने? कौटिल्य ने। और अगर हम पश्चिम में देखें तो प्लेटो और अरस्तु, ये 2 ऐसे थिंकर समय मिले थे जो राज्य को सावयव बनाते थे। प्लेटो कहता था व्यक्ति का बृहद रूप राज्य है, और अरस्तु कहता था कि राज्य वैसा ही है जैसे व्यक्ति, जैसे व्यक्ति के अंगों से मिलकर शरीर का निर्माण होता है, वैसे विभिन्न प्रकार के संघ संगठनों से मिलकर राज्य का निर्माण होता है। तो सावयवी कहने वाले जो हैं वो प्लेटो और अरस्तु थे। यहाँ पर सावयवी वाले मनु और कौटिल्य हैं। कहीं से पूर्वी दर्शन कमजोर दिख रहा है क्या आपको? कहीं से पूर्वी दर्शन पश्चिमी दर्शन से कमजोर दिख रहा है? नहीं, बल्कि बहुत जगहों पर ये मजबूत दिख रहा है। बहुत जगहों पर ये मजबूत दिख रहा है जो हमारा दर्शन। हॉब्स का प्राकृतिक अवस्था हो सकता है कि प्लेटो वाली स्थिति हो, लेकिन जब मनु और कौटिल्य प्राकृतिक अवस्था की बात कर रहे हैं तो ये सोचो, ये हॉब्स के टाइम की बात कर रहे हैं। जो हॉब्स के पीरियड में बात होती थी वो बात कौटिल्य ने तब करी जब अरस्तु का पीरियड था। तो सोच लो कि हमारा समाज पश्चिमी समाज से ज्यादा विकसित था या कम विकसित था? ज्यादा विकसित थे। हमारे दर्शन, हमारे ज्ञान ज्यादा विकसित थे अपेक्षा की पश्चिम से। यायावरी लड़ाइयां हमारे यहाँ नहीं होती थी। हमारे यहाँ हर किसी का अपनी एक टेरिटरी होती थी। उस टेरिटरी में वो बहुत सारे नियम कानून के साथ काम करता था, लेकिन पश्चिम में हमेशा से लड़ाइयां भेड़िएपन वाली हुई हैं। तो सभ्यता पश्चिम में बाद में आई है अपेक्षाकृत पूरब से। इसके बावजूद पश्चिम वाले पूरब को क्या सिखाना चाहते हैं? सभ्यता। संभव है क्योंकि हम विश्व गुरु हैं। पहले से हम लोग क्या हैं? विश्व गुरु हैं। कौटिल्य अपने राज्यों के संबंध में 7 अंगों की बात करते हैं और इस 7 अंगों को बताते हैं कि कौन सा अंग किससे परस्पर संबंधित है। सभी आत्मनिर्भरता की बात है। ये कहते हैं सबसे ऊपर राजा होता है। राजा, जिसको मनु ने क्या कहा था? स्वामी। सबसे ऊपर राजा होता है, मनु ने कहा था स्वामी। ये कहते हैं दूसरे नंबर का अमात्य होता है, जिसको मनु ने कहा था मंत्री। मंत्री मंत्री। तीसरा जनपद है। तीसरा जनपद है। चौथा दुर्ग है। दुर्ग है। दुर्ग को क्या कहते हैं हम लोग? किला। दुर्ग को हम लोग क्या कहते हैं? किला। अगर हम, ये राजधानी भी है दुर्ग। अगर हम बात करें मनु से तो मनु दुर्ग को क्या कहते हैं? किला को क्या कहते हैं? पुर। और दूसरा जनपद को क्या कहेंगे? बताएं। वो भी दुर्ग की बात करते हैं? नहीं करते हैं? हाँ, किसकी बात करते हैं? बता। राष्ट्र की बात करते हैं। जनपद को किससे जोड़ोगे? राष्ट्र से। और दुर्ग को किससे जोड़ोगे? पुर से। पुर से। इसके बाद की चीजें लगभग एक हैं। जैसे कोष की बात करते हैं, राजकोष की बात करते हैं, दंड की बात करते हैं,
दंड की बात करते हैं और मित्र की बात करते हैं। ये सुहृदय कहता है। क्या कहता है? सुहृदय। ये मित्र ही है, मित्र ही है। ठीक। अंतर कुछ है? जिन 7 अंगों को मनु मानते हैं उन्हीं 7 अंगों को कौटिल्य भी मानते हैं। बस कौटिल्य ने कुछ नाम बदल दिए, जैसे जनपद और दुर्ग, इसी को राष्ट्र और पुर की बात करते हैं कौन? मनु। और मित्र की बात करते हैं मनु, बाकी स्वामी की बात करते हैं और मंत्री की बात करते हैं। ठीक। बाकी सब वही है, दंड वही है, कोष वही है ना? 3 4 7। तो ये मनु का है सप्तांग सिद्धांत और ये कौटिल्य का है सप्तांग सिद्धांत। राजा सबसे शीर्ष पे है, मनु में भी इसमें भी, तो दोनों का सप्तांग सिद्धांत लगभग एक जैसा है। याद करना होगा आपको सप्तांग सिद्धांत। कभी कभी जब आप PSIR से जाते हैं, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि 7 अंगों के नाम बताएं। याद हो जाएगा? नहीं हो जाएगा 7 अंगों के नाम? कठिन है कुछ? कुछ कठिन नहीं है। और अगर नहीं याद होता है तो आप क्या करना, पूरा का पूरा बना लेना। ये हमारा क्या है? राष्ट्र या जनपद। ये हमारा पुर या दुर्ग। और ये हमारा मंत्री परिषद, और इसके भीतर ये मंत्री, सॉरी राजा। छोटी वाली जो बिंदी है स्वामी है, इसके बाहर मंत्री हैं, अमात्य हैं, और इसके बाहर पुर या जनपद, और उसके बाहर राष्ट्र, और राष्ट्र के बाहर मित्र। राष्ट्र के बाहर क्या है? मित्र। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को ना, राष्ट्र के बाहर मित्र। और अब बचा क्या? इस पूरी व्यवस्था को संचालित करने के लिए हमें 2 चीज चाहिए। एक है धन, जिसको हम कोष कहते हैं, और दूसरा है दंड, जो प्रशासन चलाएगा। ठीक है। तो देखिए, राजा और मंत्री 2, पुर 3, दंड 4, धन 5, राष्ट्र 6, मित्र 7। बना सकते नहीं बना सकते? 2 चीजें हमें पता रहेगा हमेशा, कभी नहीं भूलेगा, वो है दंड और वो है कोष। और बाकियों का हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और जब भी आप बनाएं तो हमें लगता है कि कुछ इस तरीके से आपको बनाना चाहिए, है ना? इस तरीके से बनाना चाहिए। और क्रिएटिविटी कर सकते हो आप, तो आप बिल्कुल जो है बना सकते हो। जरूरी है गोल बनाए क्या? चौकोर भी तो हो सकता है। अब यहां पर मंत्री परिषद और यहां पर राजा, यहां कहीं पर कोषागार, और यहां कहीं पर न्यायालय, दंड, है ना? ये है आपका राजा, ये है आपके अमात्य, ये है आपका दुर्ग, और ये है आपका राष्ट्र। हाँ, किसमें? हाँ, दोनों बना सकते हो। ये है ये, और फिर यहाँ पे बाहर एक आदमी है, यहाँ पे बाहर एक आदमी है। कौन है ये? मित्र, है ना? मित्र अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात ये असल में करता है, बाह्य संबंधों की। 1 2 3 4 5 7। सप्तांग सिद्धांत आप बना सकते हैं ऐसे भी।
आप थोड़ी एक आध बार मेहनत कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। जब आपसे मनु का सप्तांग पूछे तो कौटिल्य का सप्तांग मत बताना। पता लगा कि मनु कौटिल्य का सप्तांग एक ही लग रहा है आपको। शब्दों का चयन होना चाहिए। यहाँ स्वामी है, यहाँ राजा है, यहाँ मंत्री है, यहाँ अमात्य है, यहाँ पर जनपद है, सॉरी यहाँ पर पुर है, यहाँ पर दुर्ग है, यहाँ पर राष्ट्र है, यहाँ पर जनपद है। ठीक ठीक है ना। पुर है वो यहाँ पे दुर्ग है, पुर मतलब राजधानी, किला, दुर्ग, और वहां पर राष्ट्र है, यहाँ पर जनपद है। उसके बाद वहां दंड, यहाँ दंड, वहां कोस, यहाँ कोस, वहां मित्र है, यहाँ सुहृदय, सुहृदय है, ये आप बता सकते हैं। ठीक, चल सप्तांग सिद्धांत की बात करेंगे तो कुछ ये चीजें बतानी है। अब एक और काम करना है कि ये जो सप्तांग सिद्धांत है, हम लोगों ने अंगों की बात नहीं करी थी। अंगों की बात नहीं करी थी, इसलिए यहां पर अंगों की भी बात कर लेंगे। राजा या स्वामी, राजा या स्वामी ये शीर्ष है। अगर अंगों से तुलना करें तो जो हमारा शीर्ष होता है वो स्वामी है, राजा है। जो आंखें होती हैं वो अमात्य है, सब कुछ देखती हैं, नजरें सब पे रहती हैं, किसकी? मंत्रियों की, अमात्यों की। ठीक है ना, अमात्यों की, मंत्रियों की आंखें होती हैं, सब पे नजरें होती हैं। ऐसे ही अगर हम जनपद की बात करें तो जनपद जो है वो जंघाएं हैं, जंघाएं हैं, या हम कह लें पैर हैं, है ना। होना चाहिए ना जनपद, पूरा राष्ट्र, वही तो बेस है। राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो बात ही खत्म ना फिर। इसी तरीके से दुर्ग की बात करें तो ये बाहें हैं, भुजाएं, भुजाएं हैं, बाहें कह सकते हैं, बाहें या भुजाएं। इसी तरीके से अगर कोस की बात करें तो ये मुख है, मुख। कोस है तो हम प्रसन्न हैं, प्रसन्न हो कहां से होते हैं? मुख से ना। आप प्रसन्न हो कैसे पता लगेगा? आपके फेस से ही तो, चेहरे से तो। चेहरे में हंसता कौन? कौन हंसता है? हाँ, मुख। इसी तरीके से दंड क्या है? मस्तिष्क। दंड कौन है? मस्तिष्क। दंड मस्तिष्क है। और सुहृदय कौन है? मित्र कौन है? कान, है ना। मित्र कौन है? कान। कान ही तो सुनता रहता है क्या क्या बातें चल रही हैं। अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में कान लगाए रखो। आदमी कहता है अगर जीवन में राजनीति करनी है तो कान खुले रखो, आंख खुले रखो, कान खुले रखो, सुनना बहुत जरूरी है। इसलिए जो सुहृदय है, मित्र है, वो कान है। जो दंड है वो मस्तिष्क है। जो स्वामी है वो सिर है। जो अमात्य है वो आंखें हैं। जो जनपद है वो जंघाएं या भुजाएं हैं। जो दुर्ग, जो किला है वो भुजाएं हैं। और जो कोस है वो मुख है। जो कोस है वो मुख है। क्लास लाइव है? रुखसार, अमन, सिमरन, क्लास लाइव है नहीं है? एक बार कंफर्म कर दें। सोनू, अनुराग, रेनू, क्लासेज लाइव है नहीं है? एक बार कमेंट करके बता दो आप लोग। बिल्कुल, एक बार कमेंट करके बता दो, मुझे पता भी तो लगे कि आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। लाइव है, ठीक है। चले, कोई दिक्कत समझने में, कोई प्रॉब्लम? ध्यान रखिए, जब हम पहला चैप्टर शुरू करते हैं और अगर पहले चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो अगला चैप्टर उससे आसान, अगला उससे आसान और अगला उससे आसान। ठीक, इसी तरीके से जब हम
पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, अगर वेस्टर्न थिंकर्स आ गया तो इंडियन थिंकर्स उससे आसान, थ्योरी उससे आसान, उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन उससे आसान, संविधान उससे भी आसान, और अंतरराष्ट्रीय संबंध उससे भी आसान। क्या सावयवी है ना, आंगिक संबंध है ना, आंगिक संबंध। राजा जैसे शरीर है ऐसे राज्य है, जैसा शरीर है ऐसा ही कौन है, राज्य है। जैसे हमारा शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बनता है, ऐसे राज्य भी विभिन्न अंगों से मिलकर बनता है। राज्य मुख्यतः 7 अंगों से मिलकर बनता है। एक अंग है स्वामी, दूसरा अंग है अमात्य, तीसरा अंग है जनपद, चौथा अंग है दुर्ग, पांचवा अंग है कोष, छठा अंग है दंड, सातवां अंग है सुहृदय। ऐसे ही हमारे शरीर में भी अंग है, सिर है, मुख है, कान है, आंख है, भुजाएं हैं, जंघाएं हैं, उदर है, ये तो अंग है ना हमारे। तो अगर हम राज्य के अंगों को शरीर के अंगों से अगर तुलना करें तो शरीर में जिन अंगों का ज्यादा इंपॉर्टेंस है प्रायोरिटी क्रम में, वैसे ही यहां पे भी अंगों का इंपॉर्टेंस है। जैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शीर्ष का होता है, सिर का सबसे ऊपर होता है कौन, सिर, शीर्ष। ऐसे ही राजा इनमें शीर्ष के समान है। जैसे आंखें 24 घंटा पूरे जीवन की दृश्यों को देखती रहती हैं और बताती रहती हैं कि कब क्या आपको अलर्ट होना है, क्या करना क्या नहीं करना, ऐसे ही मंत्रियों राज्य की आंखें हैं जो राज्य के सभी प्रकार के शासन प्रशासन को संचालित करती हैं, सभी प्रकार की कमियां और अन्य चीजों को देख रही होती। ऐसे ही वहां पर राष्ट्र है, जैसे हमारे पैर है, हमारा पूरा स्ट्रक्चर शरीर का किस पे निर्भर करता है, पैर पे, ऐसे पूरा राज्य का स्ट्रक्चर किस पे निर्भर करता है, राष्ट्र पे। जैसे हमारी भुजाएं हमारे पूरे शरीर की रक्षा करती हैं, ऐसे ही जो दुर्ग है, किला है, वो पूरे राष्ट्र की रक्षा करता है, वो पूरे राज्य की क्या करता है, रक्षा करता है। जैसे हम प्रसन्नता हमारे मुख से आती है, 4 शब्द बोल के आपको हंसा न दे तो बताओ, प्रसन्न न कर दे तो बताओ, एक्सप्रेशन भी आता है। ऐसे ही जब कोष होता है, कोष मुस्कुराने का आधार है। जैसे सारी व्यवस्थाएं उसी रूप में ठीक ढंग से चलती रहें, अच्छे से चलती रहें, उसके लिए मस्तिष्क की जरूरत होती है। ऐसे ही दंड राज्य का क्या है, मस्तिष्क है। और जैसे कान खुले रहने से हमारे खिलाफ क्या चल रहा है, हमारे पक्ष में कौन है, ये पता लगता रहता है। ऐसे ही सुहृदय जो मित्र है, वो कान की तरह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं में हमारा कौन मित्र है, हमारा कौन शत्रु है, इसको जांचता रहता है। वो कौन है, सुहृदय या मित्र। ठीक, तो आंगिक संबंध है ना, जैसे शरीर में और सारे अंग जो हमारे हैं वो एक दूसरे के विरोध में काम करते हैं कि एक दूसरे के लिए करते हैं, एक दूसरे के सहयोग में करते हैं। ऐसे ही ये सब भी एक दूसरे के सहयोग में करते हैं और राज्य बनाते हैं। तो राज्य का सावयवी सिद्धांत है। हाँ, इंग्लिश में नोट्स मैनेज करा देंगे, आप समझ लो, हिंदी में कॉन्सेप्ट आ जाएगा, हिंदी में नोट्स अंग्रेजी में उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, चलिए, तो ये सप्तांग सिद्धांत है। अब इसको नोट करना हो अगर सप्तांग सिद्धांत को, तो कुछ बातें नोट मत करिए, नोट्स मिल जाएगा, तो नोट करने की जरूरत नहीं है। बाकी जितना आपको नोट करना था उतना आप समझ चुके हैं। ठीक है, जैसे आपने समझ लिया है कि स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, है ना। जैसे स्वामी की बात करें तो स्वामी शीर्ष के समान होता है, कुलीन होता है, बुद्धिमान होता है, साहसी होता है, संयमी होता है, दूरदर्शी होता है, युद्ध कला में निपुण होना चाहिए। ऐसे अमात्य की बात करें तो ये आंखें होती हैं, इनके लिए अमात्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत मंत्रीगण, प्रशासनिक, न्यायिक पदाधिकारी, देश के जो जन्मजात नागरिक, उच्च कुल से समन्वित, चरित्रवान, योग्य लोग होते हैं, इनको इसमें रखा जाता है जो स्वामी भक्त होते हैं। ऐसे जनपद की बात करें तो इसके अंतर्गत कौन आता है, भूमि और जनसंख्या आती है। नोट कर लीजिए, ज़्यादा जरूरी है। चलिए, अलग अलग नोट कर लीजिए। ये जो सप्तांग सिद्धांत हैं, किसमें कौन होता है और क्या गुण होते हैं वो देख लेते हैं। ठीक, चलिए,
हाँ लिख तो रहे हैं, ये तो लिख नहीं रहे। हाँ ये कंटिन्यू है, ये राज सिद्धांत क्या है, कंटिन्यू है। जैसे हमने राज सिद्धांत के लिए बताया कि राज सिद्धांत में उत्पत्ति की बात करेंगे तो उत्पत्ति में समझौतावादी सिद्धांत आएगा। समझौतावादी सिद्धांत में हमने बता दिया यहाँ पे कि क्या बताना है कि राज्य में प्राकृतिक अवस्था राजा की स्थिति में थी, हर किसी से झगड़ा था और लोग एक दूसरे से लड़ाई लड़ रहे थे। लोग इस अराजकता से मुक्ति पाना चाहते थे और इस मुक्ति के लिए लोगों ने मिलकर मनु को अपना राजा चुन लिया। इस प्रकार मनु के द्वारा शासन व्यवस्था की स्थापना शुरू हो गई और राज्य की उत्पत्ति हो गई। ऐसा राज्य की उत्पत्ति चूंकि लोगों की सहमति से बना है, अर्थात यह समझौता आधारित राज्य है, तो राज्य के संबंध में कौटिल्य समझौतावादी प्रकृति की बात करते हैं। अब चूंकि राजा को समस्त अधिकार दे दिए गए, राजा से कोई अलग से कोई कमिटमेंट नहीं कराया गया, इसलिए राजा के पास सभी अधिकार चले गए। ऐसे में निरंकुशता का भाव उत्पन्न होता है। किंतु यदि हम कौटिल्य के राजा की निरंकुशता की बात करें तो हम पाते हैं कि भले ही राजा को समस्त शक्तियां दे दी गई, किंतु राजा लोक कल्याण के भाव से लिमिटेड था, सकारात्मक था, क्योंकि यहाँ पर संप्रभुता जन संप्रभुता है, लोक संप्रभुता है। यदि लोक कल्याण करने में राजा अक्षम रहता है तो जनता उसके खिलाफ विरोध कर सकती है। अतः कहा जा सकता है कि कौटिल्य का राज्य सिद्धांत निरंकुश नहीं बल्कि लोकप्रिय, जनप्रिय और लोक प्रभुसत्ता वाला राज्य है। ठीक, मतलब हमें क्या कर देना है, निरंकुशता हटा देनी है। अब बतानी है राज्य की संरचना। राज्य की संरचना में मनु की तरह कौटिल्य भी राज्य के सप्तांग सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, अर्थात राज्य के सावयवी स्वरूप को स्वीकार करते हैं। 7 अंगों को निम्न रूप में देखा जा सकता है: राजा, मंत्री, राजा, अमात्य, दुर्ग, जनपद, दंड, कोष, मित्र, इस रूप में देखा जा सकता है। इसकी अगर शारीरिक रूप से हम तुलना करें तो शीर्ष को राजा के साथ नहीं, ये आपको बता देना, कोई दिक्कत है? ये तो दिख रहा है, ये तो फिल्म हम लोगों ने देख ली ना। अब जब फिल्म देख ली तब तो भाई याद करने की जरूरत ही नहीं। फिल्म नहीं देखते तो याद करना होता, हमने तो पूरी फिल्म ही देख ली और जब फिल्म देख ली तो सब याद हो गया। ठीक है, लिख लेते हैं स्वामी। स्वामी, स्वामी लिखे नहीं, राजा लिखे, राजा स्वामी कहते हैं। राजा कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, लिखे। राजा शीर्ष के समान होता है, शीर्ष के समान है, उसे शीर्ष के समान है, उसे कुलीन, उसे कुलीन होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, उसे कुलीन होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, संयमी होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए, संयमी होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए, युद्ध कला में निपुण 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 होना चाहिए। दूसरा अमात्य, मंत्री, ये आंखों के समान है, आंखों के समान है, मतलब जो कार्य, जितना इंपॉर्टेंस आंखों का शरीर में होता है उतना इंपॉर्टेंस राज्य में अमात्यों का होता है, अमात्यों का होता है। इसके अंतर्गत मंत्रीगण, प्रशासनिक अधिकारी, इसके अंतर्गत मंत्रीगण, प्रशासनिक अधिकारी, न्यायिक पदाधिकारी आते हैं, न्यायिक पदाधिकारी आते हैं,
प्रशासनिक अधिकारी, मंत्रीगण, न्यायिक पदाधिकारी आते हैं, न्यायिक पदाधिकारी आते हैं, न्यायिक पदाधिकारी आते हैं। कौन होंगे अमात्यों में, किसे रखा जाएगा इसमें? बहुत बढ़िया बात कहते हैं ये, जो हमारे संविधान में नहीं हो पाया। ये कहते हैं कि मंत्री वही बनेगा जो जन्मजात नागरिक होगा, है ना? क्या कमाल की बात कौटिल्य कहते हैं बाहर से आए लोगों को हम अपने यहाँ मंत्री पद पे तो नहीं घुसाएंगे, है ना? और कौटिल्य के इस बात को अमेरिका मानता है, वेस्टर्न के देश मानते हैं। वो भी कहते हैं हम अपने उच्च पदों पर जन्म नागरिक रखेंगे, जन्मजात नागरिक। लेकिन हम अपने संविधान में लिखते हैं कि नागरिक रखेंगे। मतलब कोई विदेशी भी हमारी नागरिकता लेके अगर एलिजिबिलिटी पूरा करता है तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। लेकिन कोई भारतीय एलिजिबिलिटी पूरा करने के बावजूद भी क्या अमेरिका का चुनाव लड़ सकता है? नहीं, जब तक कि उसका जन्म अमेरिका में ना हुआ हो। जन्म नागरिक की बात ही अलग होती नहीं। जो जन्म नागरिक है वो कितना भी बुरा होगा तब पर भी वो बाहरियों से तो ज्यादा ही निष्ठा रखेगा, ऐसा। देखिए, उच्च कुल से संबंधित होने चाहिए, उच्च कुल से संबंधित होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए। यहां उच्च कुल बार बार क्या होता है? उच्च कुल में मतलब अमीर होना चाहिए। उच्च कुल का मतलब होता है ऐसा खानदान जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने अच्छा बिहेवियर किया हो, अच्छा व्यवहार किया हो, लोगों के सुख दुख में काम आए हो और लोगों के सुख दुख को अपना मानते रहे हो। भले वो कितने ही गरीब हों, भले ही वो कितने ही पुअर हों, लेकिन उनके खानदान का एक अपना इतिहास है कि वो हमेशा दूसरों के लिए लगातार खड़े रहे हैं, त्याग किया है दूसरों के लिए। ऐसे कुल को क्या कहते हैं? उच्च कुल। ऐसा कुल कोई भी हो सकता है, किसी भी जात, किसी भी संप्रदाय में हो सकता है, तो यहां पर कोई विभेद नहीं है। लेकिन जब आप पढ़ते होगे तो उच्च कुल का मतलब आप अमीरी से समझते होंगे। कुल की बात कर रहा है, उच्च कुल की बात, जहां पे त्याग है, जहां पे लोक कल्याण के लिए मर मिटने का जज्बा है, ऐसे कुल को उच्च कुल कहते हैं। चरित्रवान हो, चरित्रवान हो। दूसरा, दूसरा विभिन्न कलाओं में निपुण हो, विभिन्न कलाओं में निपुण हो, विभिन्न कलाओं में निपुण हो, स्वामी भक्त हो। यहां स्वामी भक्त का मतलब अंधभक्त से नहीं होता। स्वामी भक्त का मतलब होता है जो अपने मालिक में निष्ठा रखता, है ना? और अच्छा कार्य करने के लिए, चमत्कारिक कार्य करने के लिए, बढ़िया काम करने के लिए सबसे पहले आपका मोटिवेशन जरूरी है। और आपकी निष्ठा से बड़ा मोटिवेशन आपके लिए हो नहीं सकता। आप वहां पे जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं करोगे जहां पर आपकी बात आपके स्वामी से संबंधित होगी। तो वहां पर जो आपका बिहेवियर है वही आपको शौर्य बनाएगा, वही आपको पराक्रमी बनाएगा, वही आपकी निष्ठा को बढ़ाएगा। इसलिए स्वामी में निष्ठा जरूर होनी चाहिए। स्वामी में निष्ठा नहीं है, पद त्याग कर दो। स्वामी में निष्ठा नहीं है तो क्या कर दो? पहले ही पद का त्याग कर दो। विभीषण बनने की जरूरत नहीं, है ना? ऐसे लोगों को मंत्री बनाने की बात कर रहा है। जैसे अभी महाराष्ट्र में हुआ, शिंदे कौन बन गया मुख्यमंत्री? हाँ, एक नाथ शिंदे। एक नाथ शिंदे के अंदर क्या नहीं थी? ये निष्ठा। समय थोड़ा और था, लड़ते हैं ना चुनाव, नहीं, ये विभीषण वाले लोग हैं। स्वामी में निष्ठा आपकी बहुत अनिवार्य है, तभी आप रहे, अन्यथा आप त्याग पत्र दें, अपने भरोसे फिर से आए, जोड़ तोड़ करके, कुछ लोगों को जोड़ के, कुछ लोगों से हाथ मिला के। ऐसा जोड़ तोड़ कब तक चलेगा? नहीं। आगे,
जनपद, हाँ, नीतीश तो राजा है। नीतीश जो है, नीतीश और एकनाथ शिंदे में बड़ा अंतर है। नीतीश राजा थे और राजा जो करे वो सही है, नहीं? हाँ, बिहार के लिए अच्छा है ना, बिहार के लिए अच्छा है। और वो राजा है, उसके अंदर निष्ठा होनी चाहिए थी जितने बीजेपी के मंत्री थे। और जैसे ही राजा को पता लगा कि ये बीजेपी के जो मंत्री हैं, जो हमारे मंत्रिपरिषद में हैं, वो हमारे खिलाफ ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं, तो उन्होंने कहा फिर तुमको लौटने पे मजबूर कर देंगे, नहीं? और उसने पलटी मारी, अपनी नीति चली और सारे के सारे लोटस लौटने लगे, है ना? तो समझो वो राजा है, वहां तुलना एकनाथ शिंदे से नहीं होगी, है ना? चल, तीसरा है जनपद। जनपद, जनपद को क्या कहेंगे हम लोग? राष्ट्र, जनपद राष्ट्र। इसके अंतर्गत भूमि और जनसंख्या आती है, भूमि और जनसंख्या आती है। इसकी तुलना हम पैर या जंघाओं से करते हैं, पैर या जंघाओं से करते हैं। इसके अंतर्गत क्या आती है? उपजाऊ भूमि। इसके अंदर उपजाऊपन, भूमि मत लिखना, उपजाऊपन, प्राकृतिक संसाधन, उपजाऊपन, प्राकृतिक संसाधन, पशुधन, नदियां तालाब, नदियां तालाब, नदियां तालाब, ये सब हैं इसके अंतर्गत। वन, वन आदि, वन आदि, वन आदि शामिल किया जाता है, वन आदि शामिल किया जाता है। कृषकों, कृषकों, उद्यमियों, कृषकों, उद्यमियों तथा कृषकों, उद्यमियों तथा उत्पादन में, उत्पादन में योगदान देने वाली प्रजा, कृषकों, उद्यमियों तथा उत्पादनों में योगदान देने वाली प्रजा, योगदान देने वाली प्रजा को शामिल किया जाता है। योगदान देने वाली प्रजा को शामिल किया जाता है, योगदान देने वाली प्रजा को शामिल किया जाता है, योगदान देने वाली प्रजा को शामिल किया जाता है। अगला है दुर्ग, अगला है दुर्ग। इसको कौटिल्य किला भी बोलते हैं और मनु इसको बोलते हैं पुर, है ना? कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, बता देना आप। दुर्ग या किला पुर बोलते हैं, ठीक? एक बार ही आप लोगों को समय देना है ऑप्शनल में, एक बार आपने समय दे दिया फिर ऑप्शनल आपका, फिर कुछ बचेगा नहीं, फिर आपको जितना आंसर राइटिंग करना है आप करिए, पढ़ना पड़ेगा, ठीक? चल लिखिए आगे। ये राज्य की बाहें या भुजाएं हैं।
ये राज्य की बाहें या भुजाएं हैं, राज्य की बाहें या भुजाएं हैं। इनका कार्य राज्य की रक्षा करना, इनका कार्य राज्य की रक्षा करना, राज्य की रक्षा करना। ये 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। दुर्ग की बात करें तो 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है औदिक दुर्ग, औदिक दुर्ग, इसको जल दुर्ग भी कहते हैं, जल दुर्ग। ठीक है, औदिक दुर्ग मतलब जल दुर्ग होता है। दूसरा है पर्वत दुर्ग, पर्वत दुर्ग। तीसरा होता है वन दुर्ग, वन दुर्ग। और चौथा होता है धनवन दुर्ग या मरुस्थली दुर्ग, धनवन या मरुस्थलीय दुर्ग, मरुस्थलीय दुर्ग। ठीक है, कौटिल्य कहते हैं कि जिस भी प्रकार का दुर्ग रक्षात्मक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो, ऐसे दुर्ग का निर्माण करना चाहिए या कराना चाहिए। लेकिन दुर्ग अनिवार्य है, दुर्ग क्या है? अनिवार्य है, दुर्ग होना ही चाहिए, आवश्यक है। जैसे आज वर्तमान में राज्य के कितने अंग आवश्यक होते हैं? ऐसे ही तब के समय में राज्य के कितने अंग आवश्यक होते थे? 7। और आज भी इन 4 अंगों में ये 7 अंग समाहित हैं? नहीं समाहित हैं। आप पुर को और जनपद को जोड़ दो किसमें? और जनसंख्या में। जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? जुड़ जाएगा ना। इसी तरीके से सरकार को इनका जो मंत्री है, जो राजा है, उसको किसमें जोड़ दो? सरकार में जोड़ दो, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? इसी तरीके से अब देखो, पुर हो गया, जनपद हो गया, दुर्ग हो गया, प्रशासन में ही दंड को डाल दो, कोष को डाल दो, सरकार में ही तो है सब। तो इस तरीके से आप देख लेंगे, और सबका समाहित रूप संप्रभुता। ठीक, चल राजकोष लिख लीजिए, राजकोष। राजकोष, राजकोष को दोनों लोग कोसी कहते हैं। यह राजा के मुख के समान है। अरे, राज्य के मुख के समान है, राजा के नहीं, राज्य के मुख के समान है। राज्य के, ये राज्य के मुख के समान है, मुख के समान है। युद्ध काल में अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। मुख के समान होता है। युद्ध काल में अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। इसमें वृद्धि करने,
इसमें वृद्धि करने की बात करते हैं, वृद्धि करने की बात करते हैं, वृद्धि करने की बात करते हैं, वृद्धि करने की बात करते हैं। हमेशा तरीका होना चाहिए उचित, उचित उपायों से, उचित उपायों से। युद्ध काल में, युद्ध काल में अनुचित उपायों को भी अनुमति देते हैं। अनुचित उपाय, अनुमति, है ना। कौटिल्य कहते हैं युद्ध काल में अनुचित उपायों से भी राजकोष में वृद्धि की जा सकती है, मतलब पड़ोसी छोटे मोटे राज्य को लूटा भी जा सकता है। अगला है दंड। दंड को दंड ही कहते हैं। इसके अंतर्गत विशेषकर सेना बल, विशेषकर क्या आता है इसके अंतर्गत? सेना बल। इसे राज्य का मस्तिष्क कहा जाता है। इसे राज्य का मस्तिष्क कहा जाता है। इसे राज्य का मस्तिष्क कहा जाता है। राज्य का मस्तिष्क कहा जाता है। यह राज्य की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। राज्य की सुरक्षा, आंतरिक शांति, बाह्य आक्रमण से रक्षा, आंतरिक शांति, बाह्य आक्रमण से रक्षा। कहा जाता है कि जिसकी सेना जितनी बड़ी और मजबूत होती है, उसके उतने अधिक मित्र होते हैं। जिसकी सेना जितनी बड़ी और मजबूत होती है, उसके उतने अधिक मित्र होते हैं, मित्र होते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि तुलसीदास लिखते हैं भय बिन होहि न प्रीति। बिना भय के प्रेम नहीं होता। भय बहुतों में प्रेम उत्पन्न कर देता है। ऐसे ही जो डर है, सेना का डर है, ये आस पास के पड़ोसी राजाओं को क्या बना देता है? मित्र बना देता है। भय उत्पन्न करके ये मित्र बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं। लिखिए, कौटिल्य ने 6 प्रकार के सैनिकों की बात की। कौटिल्य ने 6 प्रकार के सैनिकों की बात की। 6 प्रकार के सैनिकों की बात की। वंशानुगत सेना, वंशानुगत सेना, वेतन भोगी सेना, वंशानुगत सेना, वेतन भोगी सेना, वेतन भोगी सेना, मित्रों की सेना, मित्रों की सेना, शत्रुओं की सेना, मित्रों की सेना, शत्रुओं की सेना, सैन्य निगमों के सैनिक, 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 आदिवासी सैनिक, आदिवासी सेना,
है ना। शत्रुओं की सेना, जब हम लोग किसी देश से लड़ाई करते हैं और उस राज्य को जब अपने में मिला लेते हैं तो उसके सैनिक को अपनी सेना में शामिल कर लेते हैं। होते वो कौन से सैनिक हैं? शत्रुओं की सेना, ठीक है, शत्रुओं की सेना। इसके अतिरिक्त क्या लिखते हैं कौटिल्य? आवश्यकता पड़ने पर या संकट काल में वैश्य और शूद्रों को भी सेना में भर्ती किया जा सकता है। संकट काल में, संकट काल में वैश्य मतलब ये सिविल नागरिक होते हैं एवं शूद्रों को भी शामिल किया जा सकता है, शामिल किया जा सकता है, शामिल किया जा सकता है, ठीक है ना, शामिल किया जा सकता है, शामिल किया जा सकता है, ठीक। आगे कौन सा है अब? 7वां, सुहृदय या मित्र। बस क्लास खत्म हो जाएगी। सुहृदय या मित्र है ना, इसके गुणों पे बहुत चर्चा होगी ना। यही वो व्यक्ति है जो डुबो सकता है, यही वो व्यक्ति है जो उठा सकता है। देखिए ये राज्य के कान हैं, ये राज्य के क्या हैं? ये राज्य के कान हैं, कान। ये युद्ध और शांति दोनों में काम आते हैं, युद्ध और शांति दोनों में काम आते हैं, युद्ध और शांति दोनों में काम आते हैं। युद्ध और शांति दोनों में काम आते हैं। दो प्रकार के मित्र की बात की जाती है, दो प्रकार के मित्र की बात की जाती है। सहज मित्र, कृत्रिम मित्र। सहज को आदर्श मित्र कहते हैं, है ना। आस पड़ोस में जो लोग हैं वो कैसे हैं आपके, इस पे डिपेंडेंसी होती है ना। अक्सर हम कहीं तन के खड़े हो जाते हैं कि देख लेंगे तुमको, किसके भरोसे? अपने मित्रों के फोन लगाए, पहुंच गए मित्र तो तन के खड़े हो गए। फोन लगाए, जिसको फोन लगाए वही कह रहा है कि भैया कहीं फंसे, पता लग गया ना कि हम तकलीफ में हैं। ऐसे मित्रों से क्या मतलब? तो मित्र दो टाइप के होते हैं, एक सहज और एक कृत्रिम। सहज वाले सुख दुख में सब में साथ होते हैं, कृत्रिम वाले सुख में साथ होते हैं। लेकिन कभी कभी कृत्रिम वाले बड़े काम आ जाते हैं, है ना। मित्र कैसे होने चाहिए वैसे? सहज की कृत्रिम? सहज जाना होना। जिस राजा के मित्र लोभी कामी कायर होते हैं, लिख लो, जिस राजा के मित्र लोभी कायर कामी होते हैं उनका जल्दी विनाश हो जाता है। जिस राजा के मित्र लोभी कामी कायर होते हैं उनका जल्दी विनाश हो जाता है। मित्रों का नहीं, राजा का। मित्र तो बेची खाएंगे, है ना। सहज मित्र श्रेष्ठ होते हैं, सहज मित्र, सहज मित्र श्रेष्ठ होते हैं। श्रेष्ठ होते हैं, ठीक। अब हमारे पास कुछ और बातें बची हैं। एक तो जो स्ट्रक्चर पढ़ा, इसको आधुनिक समय से मैच करेंगे तो बिल्कुल मैच नहीं होगा, लेकिन अगर मैच करना चाहें तो ये मैच हो सकता है।
आज जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध सुरक्षा की बात है वो यहाँ हम दंड से निकाल सकते हैं। राज्य के कार्य देखेंगे, राज्य के सुरक्षा संबंधी कार्य देखेंगे और इसके बाद इनकी तुलना हम मैकियावेली से कर लेंगे। आलोचना देखेंगे, निष्कर्ष देखेंगे, तब जाके कौटिल्य का राजा दर्शन खत्म हो जाएगा। फिर इसी तरीके से कौटिल्य के भी हम लोग आदर्श राजा की बात करेंगे और प्लेटो से तुलना करेंगे। किससे? प्लेटो से। और अक्सर सवाल पूछे जा रहे हैं, राजा की जो दिनचर्या है उसको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे और दंड व्यवस्था देखेंगे, न्याय व्यवस्था। ठीक, और इस तरीके से लगभग 4 दिन का समय आपको कौटिल्य पढ़ने में लगेगा। 1 दिन का समय हो गया है, 3 दिन का समय और लगेगा, 4 दिन भी लग सकता है और। ठीक, क्योंकि हमारे साथ पश्चिम के 15 पे भी भारी सवाल, पश्चिम से भी एक करना है और सवाल पूरब से भी एक करना है। ठीक, चलिए, धन्यवाद।